फोटो सबके गले में माला हो। ले लेंगे जवाब नहीं, इतना बढ़िया प्रदान करें। अरविंद जी साला हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब को माला लो, डॉक्टर साहब को माला लो, डॉक्टर साहब दीजिए माला मंत्री जी को। पहले डॉक्टर साहब, पहले आप बड़े खुशी है कि आप बिल्कुल दोस्तों नमस्कार। राम तीर्थ सिंगल झांसी के महापौर बरेली में धमाकेदार उनका भाषण हुआ है। व्यापार मंडल का मंडलीय सम्मेलन अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है। क्या बोले हैं झांसी के महापौर सिंगल, आइए गौर से सुनिए उनकी बात। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत माता की व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। परिषद के लिए सबकी शुचिता संदिग्ध होती है। वोटर उठा लिए, बहका लिए, यही सब सुनते हैं ना हम। लेकिन जो व्यापारी ट्रेडर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी उसका इलेक्टोरल कौन बनेगा? जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी। और जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी जो हजारों की संख्या में अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, उनको बहकाने, डराने और उठाने का काम कोई व्यक्ति और कोई दल नहीं करते। इतनी शुचिता के साथ में चुन करके लोग विधान परिषद में क्यों नहीं हम संघर्ष करते हैं? संवैधानिक व्यवस्था है और नहीं है तो बनाओ। एक रेट होनी चाहिए कोर्ट में, पीआईएल होनी चाहिए हमारी तरफ से, पूछा जाना चाहिए सरकार से कि विधान परिषद के उद्देश्य क्या हैं, किन किन को प्रतिनिधित्व दिया गया है, किन लोगों को दिया जा सकता है। सरकार से मांग करें कि उसका विधि विभाग इसके बारे में एक ड्राफ्ट तैयार करे कि कैसे कैसे ये काम हो सकता है। लेकिन ये हमारा दबाव होगा तभी तो होगा। अरे कभी टैक्स माफ करा लिया, कभी कोई सरलीकरण करा लिया, उसकी मांग कर ली, ये तो ठीक है, ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। लेकिन सदन का महत्व क्या है? सदन का महत्व ये है कि यहाँ पर दिन भर कही गई बातों का कल संज्ञान लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में कही गई एक एक बात अक्षरशः नोट होती है और वो सैकड़ों वर्ष तक जिंदा रहती है, उसका प्रभाव होता है। हमें मांग करनी है और शिद्दत के साथ में करनी है। और इसके अलावा एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, विषयांतर हो रहा हूं, लेकिन जो कोरोना काल में हम लोगों ने भोगा और देखा, मुझे लगता है कि व्यापार की दृष्टि से सबसे ज्यादा व्यापारी प्रभावित रहा और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला कोई वर्ग रहा तो वो व्यापारी है। सबसे ज्यादा दुख सहने वाला भी कोई अगर वर्ग रहा तो व्यापारी रहा। लेकिन क्यों? कोरोना कम हो गया, चला गया तो हम सब भूल गए। क्या हम पैदा ही धनोपार्जन के लिए हुए हैं या ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हम मनुष्य हैं? तो हमारा और भी बहुत उत्तरदायित्व है समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति और बच्चों के प्रति। और अगर हम समय नहीं देंगे तो किसी भी क्षेत्र में हमको स्थायी रूप से सम्मान मिलना असंभव है। हमें अध्ययन करना होगा,
जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में सोचना होगा। संघर्ष सरकार से नहीं करना है। सरकार तो पहाड़ है, पहाड़ से क्या टकराना। सरकार को ये एहसास कराना है कि हम तो आपके साथ हैं, लेकिन हमको व्यवस्था परिवर्तन करना है। इस बात का हमारा संघर्ष है। और कोई भी सरकार हो, ये लोक कल्याणकारी सरकारें हैं, इन्होंने एक भी अच्छा काम ना किया हो व्यापारियों के हित में, ये तो नहीं हो सकता ना। और अगर 4 अच्छे काम किए, अभी आप ही लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 60 महीनों में 5 वर्षों में व्यापारियों को, उद्यमियों को, महिलाओं को, आम नागरिकों को जो सुरक्षा का वातावरण मिला है वो पहले कभी नहीं मिला। यही पहले ग्राफ में लिखिए कि आपने जो कुछ किया है सरकार ने व्यापारियों के हित में, जो सुरक्षा और सम्मान हमको दिया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन ... हम ये और चाहते हैं। नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप आरती करते हैं तो आरती में भैया क्या कहते हैं? नहीं, तेरा तुझको अर्पण तो बाद में है, पहले भगवान की प्रशंसा ही प्रशंसा है। आप बताओ ना, जिससे कुछ पाने की अपेक्षा है, जिसके दर पर हम कुछ मांगने गए हैं, हमारा भाव समर्पण का और मांगने का है, पहले उसकी प्रशंसा है सारी। लास्ट में है कि सब सुख भोग परम पद पावे, लेकिन पहले तो ईश्वर की प्रशंसा ही है। तो हम अपने सरकार जिससे हमें कुछ मांगना है, उसके कुछ लफ्जों में कुछ काम जो भी उसने अच्छे किए हो उनकी चर्चा भी करें, उसकी प्रशंसा भी करें, और फिर हम अपनी मांग को रखें। और मांग 10 मांग रखने के बजाय हम 2 मांग रखें। लेकिन बहुत अध्ययन के बाद, बहुत विश्लेषण के बाद, जैसे अभी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की बात आई थी, मेरा खुद ये मानना है कि जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के मानक हैं वो विदेशों के खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 100% नकल है। उसमें भारतीय परिस्थितियों का ध्यान ही नहीं रखा गया है। फैक्ट क्या है, ग्राउंड जीरो की स्थिति क्या है, उसका कोई अध्ययन नहीं किया गया है। मैं एक उदाहरण दूं, एक अगर कोई खाद्यान्न की सामग्री रेडी टू ईट ऐसी सामग्री बेचता है तो उसके पानी का भी नमूना लिया जा सकता है, और पानी का नमूना फेल होता है तो जिम्मेदार कौन है? वो दुकानदार है। और होना किसको चाहिए? जल निगम को, या जल संस्थान को, या नगर निगम को, जो वाटर सप्लाई कर रहा है। बहुत बढ़िया। और जो मानक हैं अगर वो ठीक है तो सरकारी कैंटीनों में सैंपलिंग क्यों नहीं होती है? रेलवे की पेंट्री का नमूना कभी लिया गया, आपने कभी सुना है क्या? और जो मानक हैं उन मानकों पे आप लोकसभा की कैंटीन का नमूना ले लीजिए तो वहां की खाद्य सामग्री भी फेल हो जाएगी। मांग करो ना ये कि शुरुआत वहां से करो जो बड़ी संसद है हमारी। दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं। साबुत अनाज, दलहन, तिलहन, चना, गेहूं जो साबुत है, जिसका स्वरूप परिवर्तित नहीं किया गया, उसमें मिलावट कैसी? कंकड़ घास फूस का तिनका आ गया होगा वो तो आएगा, प्रकृति है। उसका सैंपलिंग कैसी? उसका सैंपलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसकी मांग हमको करनी चाहिए। साबुत मसाले, साबुत अनाज, दलहन, तिलहन, इसका कोई सैंपलिंग नहीं होगी। सैंपलिंग तब होगी जब इसका स्वरूप परिवर्तित हम लोग कर पाएंगे। फिर विधानसभा में, विधान परिषद में उसकी बात आती है। ठीक है, विधानसभा में चुनाव लड़कर हम नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि समय नहीं देते हैं। समय नहीं देते हैं तो पार्टी टिकट नहीं देती। फिर किसी को टिकट भी मिल जाए तो हमारी व्यापारी समाज उसके पीछे 15 दिन खर्च करने के लिए तैयार नहीं होता, दिन रात करने के लिए तैयार नहीं होता। तो क्या करना? दूसरा मार्ग। इसीलिए विधान परिषद, राज्यसभा,
जो उच्च सदन बनाए गए संविधान की लिखित ये भावना है कि जो वर्ग चुन करके निचले सदन में नहीं पहुंच सकते उन लोगों का प्रतिनिधित्व उच्च सदन में हो, इसीलिए उच्च सदनों का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात, विधान परिषद की बात करते हैं। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद आजादी के भी पूर्व की है, लेकिन उत्तर प्रदेश विधान परिषद में आजादी के बाद 1947 से 1956 तक ये व्यवस्था थी कि निचले सदन में जितनी संख्या होगी उसका 1/4 उच्च सदन में होगा, विधान परिषद में। 1956 में 7वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई कि जितनी संख्या निचले सदन की होगी यानी विधानसभा की होगी उसका 1/3 विधान परिषद में हो सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, संवैधानिक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को माने तो आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य होने चाहिए? 135। और विधान परिषद किस कैपेसिटी पर चलती है? 100, जिसमें लोकल बॉडीज के एमएलसीज हैं, एमएलएज के द्वारा चुने गए एमएलसीज हैं, ग्रेजुएट्स के द्वारा चुने गए एमएलसीज हैं, शिक्षकों के द्वारा चुने गए एमएलसीज हैं, एमएलएज के द्वारा चुने गए एमएलसी भी हैं। एमएलए को क्या गरज पड़ी कि अपना प्रतिनिधि उच्च सदन में भेजे? भाई तुम तो ज्यादा अधिकार प्राप्त हुई। लेकिन व्यापारी वर्ग जो सामाजिक आर्थिक विकास में रीढ़ की हड्डी है, रोजगार पैदा करता है, उत्पादन करता है, और वितरण प्रणाली का इससे ठोस कोई चैन नहीं है। देश और दुनिया में बनने वाली कोई भी चीज आवश्यकता के अनुसार गांव और गली तक कौन पहुंचाता है? व्यापारी। सरकार तो अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे कंट्रोल की दुकान कहते हैं, उसको भी ठीक से नहीं चलाती। उनको आप उच्च सदन में स्थान नहीं देना चाहते। इसकी मांग करिए, इसके लिए एक दिन पूरा उत्तर प्रदेश बंद करिए। हर मांग पत्र में हमारी पहली मांग हो कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में व्यापारियों को प्रतिनिधित्व चाहिए। उत्तर प्रदेश से राजद और ट्रेडर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी बना के प्रत्येक एक कमिश्नरेट को, एक कमिश्नरी क्षेत्र को एक ट्रेडर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी बना के 18 व्यापारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना के 18 सीटें विधान परिषद में व्यापारियों को दी जा सकती। और जितने चुनाव ये रह जाती है कि हम, अभी बात हो रही थी कि 4-5 विधायक हमारे नहीं हैं, 2 नॉमिनेट विधान परिषद सदस्य ही हमारे बन जाए। आपकी जो संख्या बल है और आपका जो ओपिनियन चेंज है, ओपिनियन मेकर का जो काम है, अगर उसको आप शिद्दत के साथ में समझें और उसका उपयोग करें तो आपको 2, 4, 10 नहीं 50 विधायक चुनने का अवसर मिल सकेगा। कोई राजनीतिक दल घर बैठे किसी व्यक्ति को टिकट कैसे दे सकता है, मुझे बताइए। जिसने 10-5 वर्ष लगातार समाज में राजनीतिक क्षेत्र में काम किया होगा उसी को तो पार्टी टिकट देगी, चाहे कोई से भी पार्टी हो। लेकिन हम में से समय कहां देते? व्यापार मंडल के आह्वान पर अगर ज्ञापन देने जाना हो डीएम को, कड़वी बात कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं। किसी को दुकान उठने आप नहीं, कोई बात नहीं, एक संकेत है, यह भी एक सोचने का तरीका है। जब तक हम अपने संख्या बल है, हमारा शक्ति है हमारे अंदर, लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे। आज क्यों बात हो रही है कि लखनऊ में हम चल के 13 अप्रैल को और हॉल भर दें, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे कि हॉल के बाहर रहें, जिससे सरकार के पास एलआईओ की रिपोर्ट दी जाए कि शपथ ग्रहण में उत्तर प्रदेश से इतने व्यापारी आए,
कि वहां बैठने और खड़े होने की जगह नहीं मिली, बाहर तक लोग खड़े रहे, तो सरकार चेतेगी, सचेत होगी कि हमको इंतजार करना है। यही असली और वास्तविक व्यापार मंडल सलीका भी हो। बहुत बढ़िया बात। मांगने से मिलेगा भी तब। भगवान का दर ऐसा है ही नहीं जहां से कोई खाली जाए, खाली वही जाता है जिसको मांगने का सलीका नहीं है। तो मांगने का सलीका भी हमको पैदा करना है। और आप कल्पना करिए, अपने बारे में हम सोचते ही नहीं है। अभी जो विधायक जी राघवेंद्र शर्मा जी कह रहे थे, निश्चित रूप से उन्होंने कुछ संकेत किया कि हमारी क्या विशेषताएं हैं। एक मिनट बेटा बैठ जाए। हमारी क्या विशेषताएं हैं। आप कल्पना करिए, पूरे भारतवर्ष की आर्थिक और सामाजिक प्रगति की रीढ़ अगर कोई है तो वो व्यापारी है। आप बताइए ना, अभी डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी आर्थिक प्रगति की बात कर रहे थे, मैंने उसमें सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक प्रगति को भी जोड़ा है। मैं तो आध्यात्मिक और धार्मिक प्रगति का आधार भी व्यापारी को इसलिए कहना चाहता हूं। आप कल्पना करिए कि समाज के अंदर होने वाला कौन सा धार्मिक और कौन सा सामाजिक कार्य ऐसा है जो व्यापारियों के सहयोग के बिना होता है। लेकिन हम गर्व ही नहीं करते अपनी इस क्षमता पर। सरकार का खजाना भरने का काम हम करते हैं, सब जानते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने भी कहा 1-1.5-2% रोजगार सरकार मुहैया करा पाती है, वो भी पढ़े लिखे लोग। चपरासी भी रखना होगा तो हाई स्कूल या जूनियर हाई स्कूल एजुकेशन का उसका कोई ना कोई बंधन होगा। लेकिन जब एक व्यापारी रोजगार देना प्रारंभ करता है तो विशेषज्ञ से विशेषज्ञ उच्च शिक्षित लोगों को, चाहे सीईओ हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबको रोजगार देता है। और अशिक्षित से अशिक्षित अंगूठा टेक आदमी को भी जरूरत के हिसाब से रोजगार देता है। ये खासियत सिर्फ व्यापारी की और उद्यमी की है। लेकिन हम कुछ मांगने से पहले ये बताना भूल जाते हैं भैया कि हमें माइनस करके, सारी व्यवस्थाओं से हमें माइनस करके सोच के देखो कि आप सरकार चला पाओगे क्या, आप देश चला पाओगे क्या। और अगर हमारे बिना ये राजनीतिक दल, ये सरकारें चल पाती तो फिर अपनी मांगों के लिए वो बाजार बंद की बात नहीं करते। बाजार बंद कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है इसकी कल्पना आप इससे कर लीजिए। लेकिन कभी शिद्दत के साथ में हमने अपनी मांगों के लिए बाजार बंद किया है क्या? पूरी ईमानदारी से बाजार बंद किया है क्या? बहुत सारी बातें हैं। मुझे तो होश ही नहीं है कब से मैं व्यापारिक राजनीति में हूं। मैंने वो समय भी देखा है, हमारे झांसी में एक बाजार होता है मानिक चौक, सबसे पुराना बाजार है। जब मैं छोटा था तो एक बार मैंने देखा कि बाजार खुलने के बाद दोपहर के समय बाजार बंद हो रहा है। वास्तविक घटना है। मैंने लोगों से पूछा क्या हो गया, बोले वो एक लेबर इंस्पेक्टर आया इसलिए धड़ाधड़ बाजार बंद। वो समय भी व्यापारियों ने देखा है, हम आपने नहीं देखा होगा तो बुजुर्गों से पूछ के देखिए कि कोई इंस्पेक्टर आ जाता था तो बाजार बंद होते थे। एक कोई अधिकारी अगर किसी व्यापारी को बुला लेता था अपने चैम्बर में किसी संस्था के नाम से, संगठन के नाम पर, तो हर व्यापारी ये सोचता था कि मैं ना जाऊं आप चले जाओ। आज ये हमारे व्यापार मंडल के काम की सफलता है। विशंबर दयाल जी ने और श्याम बिहारी जी ने जो सोचा, जो किया, उसकी सफलता है कि आज इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर का बाप बाजार में आ जाए तो शटर बंद नहीं होते, बाजार बंद नहीं होते। और आज जब डीएम सहित, मैं नाम ले रहा हूं, कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी और मंत्री व्यापारियों को आमंत्रित करता है तो अब ना जाने की होड़ नहीं लगती, अब इस बात की होड़ लगती है कि मैं भी चलूंगा और मैं भी चलूंगा, अपनी बात कहूंगा। व्यापारियों को इतनी शक्ति प्रदान करने का काम किसने किया है? ये हमारे व्यापार मंडल ने किया।
ये मंच पर बैठा हुआ हमारा नेतृत्व वर्ग है, इसने किया है। क्योंकि बातें बहुत सी हो चुकी हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि अंदाज बयां बदल देता है बात को, अंदाज बयां बदल देता है बात को, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। अभी तक पूर्व वक्ताओं ने जो कुछ कहा, उन बातों से, उन भावनाओं से मैं स्वयं को संबद्ध करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सारे लोगों के व्यक्तित्वों की अगर एक पीड़ा एक मूल रूप में देखी जाए, सार संक्षेप के रूप में देखी जाए, तो हमारी पीड़ा ये है कि हमारी बात कोई सुनता नहीं। वैसे तो जमाना ही ऐसा है कि कोई किसी की नहीं सुनता।